श्रोताओं नमस्कार। उत्तराखंड अन्य राज्यों की तरह जड़ी बूटी का उत्पादन परंपरागत रूप से करते हुए आ रहा है। यहाँ के कुछ कृषक जड़ी बूटी उत्पादन कर वैद्य के रूप में कार्य भी करते हैं एवं जड़ी बूटी उत्पादन कर उसका विक्रय भी करते हैं। आज हम क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता में वैद्य रामकृष्ण पोखरियाल जी से भेंटवार्ता कर रहे हैं। आप जड़ी बूटी और हर्बल उत्पादों की खेती करते हैं, साथ ही आप वैद्य का कार्य भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है वैद्य रामकृष्ण पोखरियाल जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही रहेगा कि जो ये जड़ी बूटी उत्पादन है, हर्बल उत्पादन है, ये क्या है और आप कौन कौन से प्रकार के जो जड़ी बूटी हैं उन्हें उत्पादित करते हैं? जड़ी बूटी उत्पादन में पहला तो ये है कि इसको कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं है। दूसरा, ये बिना सिंचाई के हो जाता है, इसके सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसका हम लोग चौथी पीढ़ी में काम कर रहा हूँ और इसके विभिन्न प्रकार की बीमारियों में जितनी भी बीमारियां उत्तराखंड और इंडिया में हो रही है उनका सभी सफलतापूर्वक इलाज कर रहा हूँ और स्वयं क्या उससे अनुभूति योग से दवाएं हम बनाते हैं और पेशेंटों का इलाज करते आ रहे हैं। जी, कौन कौन सी जड़ी बूटियों का उत्पादन पोखरियाल जी आपने अपने खेतों में किया है? मेन जड़ी बूटियां हैं, अश्वगंधा है, सत्तावर है, तगर है, लेमन ग्रास है, टिमरू है, तेज पत्ता है, हल्दी है 4 प्रकार की। इसके अलावा आर्टिमिसिया एनो है, आर्टिमिसिया बल्गेरियन है, पाषाण बेद है, पत्थर चूर है। अच्छा पोखरियाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हर्बल उत्पादन है ये जी आप कर रहे हैं, साथ ही आप वैद्य के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, तो जी। जो अपने खेतों में आप उत्पादित करते हैं उन्हीं को दवाइयाँ बना करके बेचते हैं या फिर खरीदते भी हैं? मेन है कि दवाइयों में बहुत सारी जड़ी बूटियां हो, जैसे साउथ में होती हैं, इलायची होगी, काली मिर्च हो गया, ये प्रयोग में आती हैं। फिर ऊपर जो बद्रीनाथ केदारनाथ साइड में होती है वो भी लगती हैं, तो हम बाहर से भी खरीदते हैं। 50% जो जड़ी बूटियां है वो अपने उत्पादन की दवाई में पड़ती है, 50% हम बाहर से खरीदते हैं। तो आप ये काम जो है वैद्य का ये परंपरागत रूप से करते हुए आ रहे हैं या फिर आपने किसी प्रकार का कोर्स किया है या चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है? मैंने पिताजी से सीखा और जब मैं छोटा था तो दादाजी से भी सीखा 2-3 साल। जी। और अभी पिताजी से सीखा, अभी 2017 से पिताजी के भी स्वर्गवास हो गया है, तो अभी मैं अभी भतीजे को सिखा रहा हूँ और वाइफ को भी सिखा रहा हूँ और अच्छा, पूरे परंपरागत सरकार। रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये कार्य करते हुए आ रहे हैं। जी जी जी। तो हम लोग सरकारी प्रदर्शनी में उत्तराखंड की और पूरा इंडिया की सरकारी प्रदर्शनियों में हमको बुलाया जाता है और वहाँ हम 10-10 दिन स्टॉल लगाते हैं। अच्छा पोखरियाल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो आयुर्वेद है, अभी तो वर्तमान में कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां भी हमारे यहाँ पर कार्य कर रही है, लेकिन आयुर्वेद जो है प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आयुर्वेद में ऐसा है कि बीमारी का जड़ से उसका नाश हो जाता है दवाई खा के, और बाकी पैथी में, एलोपैथिक में तो केवल वो लोग ये दवाई बोलते हैं कि जिंदगी भर खानी है। अच्छा ये जी। बताइए, आप जो हर्बल उत्पादन करते हैं, आपने बताया कि आपके पास बहुत प्रकार के हर्बल उत्पाद हैं, तो इनको आपने कितनी जमीन पर लगा रखा है? मेरे पास 23 परिवारों की जमीन है, वो 500 एकड़, 500 नाली जमीन है। जी। तो उसमें जड़ी बूटियां भी लगा रखी है और सेब का और कीवी का बगीचा है और उसके नीचे भी जड़ी बूटियां लगा रखी हैं जो छांव में होती हैं। तो सबसे ज्यादा तेज पत्ता है, 3,000 पेड़ हैं तेज पत्ता के, और फिर रीठा है, टिमरू है, आंवला है, कचनार है, जिसको अपना पहाड़ी भाषा में गुइराल बोलते हैं। कोयराल, जी जी जी। हाँ, जितनी भी गांठें होती हैं शरीर में ये उनको गला देता है। जी। कचनार से दवाई बनती है, कचनार गूगल। अच्छा, कोयराल के फूलों से दवाइयाँ भी बनाई जाती है और अचार वगैरह भी इससे जी बनाए जी जी जाते हैं। जी। अच्छा पोखरियाल जी, ये बताएं कि आप उत्पादित करते हैं तो किस प्रकार की खाद और सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है? खाद के लिए हम गोबर की खाद और गौमूत्र डालते हैं। मैंने जो रोड में लावारिस गाय हैं वो 30-35 गायें पाल रखी हैं जी। और उनके गोबर से बर्मी कंपोस्ट बना के, और सिंचाई का तो जड़ी बूटी में बहुत कम आवश्यकता होती है, केवल फलदार पौधों में आवश्यकता होती है मई जून में। और 7 प्रकार की मेरे पास तुलसी भी है। मैं 10 प्रकार की हर्बल टी बनाता हूँ, जिसमें कंडाली जो बिच्छू घास होता है वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा लोगों को आवश्यकता पड़ी बिच्छू घास की, हर्बल टी की, उसको उसमें कोरोना में ठीक करने के लिए और रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है।
जी, निश्चित रूप से कंडाली जो है बिच्छू घास हमारे यहाँ गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी पर्याप्त मात्रा में पाई जी जाती है जी और जो यहाँ की आर्थिकी को भी बदल सकती है, मेरा ऐसा मानना है जी। पोखरियाल जी। जी, तो किस प्रकार से आप ये जो बिच्छू घास के जो चाय बनाते हैं, हर्बल टी बनाते हैं, कितने रुपए तक बिक जाती है? ये मैं 200 रुपए की 60 ml की शीशी देता हूँ, मैं डिस्टिलेशन करता हूँ वाष्पीकरण द्वारा। जी। तो वाष्पीकरण द्वारा जो भी तैयार होता है उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं पड़ता है, केमिकल नहीं पड़ता है उसके लिए, हम्म। लॉन्ग लाइफ के लिए। तो 2 साल तक चल जाता है वो, उसका वैलिडिटी है अच्छा। हर्बल टी की। तो जैसे तेज पत्ता हो गया, बिच्छू घास हो गया, हल्दी का हो गया, लेमन ग्रास हो गया, तुलसी हो गया, टिमरू हो गया। दांतों के रोग के लिए मैं टिमरू की बनाता हूँ। दांतों का पायरिया हो गया, दांतों में खून आता है, मुंह से गंध आती है, दांत में कीड़ा लग जाता है, तो टिमरू की हर्बल टी से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें विक्रय की, तो कितनी आय आपको हो जाती है इन हर्बल उत्पादों के विक्रय से? हर्बल उत्पाद में केवल प्रदर्शनियों में और पेशेंट को देता हूँ। जो आजकल अपना उत्तराखंड में महिलाएं सबसे ज्यादा बीमार इसलिए होती हैं कि वो दिन में 5-6 चाय पी जाती हैं, और वो जो बाजार वाली चाय है उससे उनको बीमारी हो जाती है, साइड इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि दूध, चीनी और चाय पत्ती एक साथ उबालते हैं, उससे सबसे पहले उनको गैस का और गैस्ट्रिक की शिकायत हो जाती है, और अल्सर की शिकायत भी उसी से होती है। इसलिए मैं पूरा हर्बल टी देता हूँ, और उनको फिर आदत पड़ जाती है हमेशा के लिए कि हर्बल टी से बीमारी भी ठीक हो जाती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर जो सरकारी प्रदर्शनी है उसमें मैं लेके जाता हूँ हर्बल टी को बेचने के लिए। जी, कितनी आय हो जाती है आपको इन सब कार्यों से मासिक रूप से? मासिक रूप से 30 से 40 हजार के करीब नॉर्मल हो जाती है, और अगर प्रदर्शनी में गया तो फिर एक महीने में 80-90 हजार तक हो जाती है। प्रदर्शनी में कहाँ कहाँ आप जाते हैं और किस प्रकार से आपको बुलाते हैं विभाग वाले? देहरादून परेड ग्राउंड में 2005 से लगातार 2018 तक मैं गया। सरस मेला भी होते हैं, और खादी ग्रामोद्योग की भी प्रदर्शनी लगती है वहाँ। और फिर दिल्ली में प्रगति मैदान में, और बाकी मैं सेमिनार में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी मेरे को सेमिनार में बुलाती है, और फिर मैं वहाँ अपना प्रोडक्ट लेके डिस्प्ले करता हूँ, तो जी। उसमें भी बिक्री हो जाती है, और लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ अपने ग्राहक मिल जाते हैं मेरे को। जी। अच्छा, ये बताएं कि किस प्रकार का भविष्य आप हर्बल उत्पादन के क्षेत्र में देखते हैं और जो अगर कोई नए कृषक भी अगर इस प्रकार के कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? हर्बल उत्पादन में तो ये एक तो यह है कि इसमें कोई जानवर, जंगली जानवर कोई को नुकसान नहीं पहुंचाते, और इसकी आज की तारीख में 80% लोग फॉरेन के तो हर्बल का ही प्रयोग कर रहे हैं, और इंडिया में भी 40% तक आ गए। केवल जो लोकल लोग हैं वो उतना उसका उपयोग नहीं करते हैं, कि उनको विश्वास नहीं है अभी कि इससे इतना जल्दी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं जड़ी बूटियां। इसका लॉन्ग लाइफ में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जड़ी बूटी उत्पादन का और उसका प्रयोग करने के लिए। इसके नुकसान की कम संभावनाओं को देखते हुए जो युवा कृषक हैं उनको भी इसकी ओर आकर्षित होना पड़ेगा और तभी जो है जो उनकी आर्थिकी है वो भी बदल सकती है। और हर्बल उत्पादन का क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत है, यहाँ पर कार्य करने की क्षमताएं भी असीमित है। पोखरियाल जी वैद्य के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। हर्बल के जो उत्पाद है वो उच्च मात्रा में भी जो है विकृत होते हैं। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।